नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। मनरेगा को लेकर के जो है महाभारत छिड़ा हुआ है और मनरेगा एक माध्यम है, एक सिंबॉलिक है। इसको हल्के तरीके से नहीं लिया जा सकता है। मनरेगा एक तो ये समझ लीजिए कि कल भी मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था कि मनरेगा जो है दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। अब ये खत्म करते दूसरी बात, दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है जिसमें रोजगार की गारंटी है कि 100 दिन का रोजगार आपको मिलेगा। और भारत जैसे देश के लिए जहां रोजगार की इतनी आवश्यकता है, इतने गरीब लोग हैं, उनके लिए स्वाभिमान के साथ जीने का एक माध्यम था कि जिस किसी के पास भी काम नहीं है वो मनरेगा का कार्ड बनाए और सरकार उसको रोजगार देगी। ये स्वाभिमान के साथ जीने का कार्यक्रम था और उसको एक्ट में बदला। इसलिए ये भारत के नागरिकों को अधिकार दिया गया कि ये अधिकार है। उसे महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया। महात्मा गांधी आधुनिक भारत के दृष्टा है। उन्होंने खींची थी लकीर कि कैसा देश हमारा होना चाहिए, इसलिए महात्मा गांधी का नाम सर्वोपरि है था। सावरकर उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, दीनदयाल उपाध्याय रिप्लेस नहीं कर सकते। बीजेपी चूंकि सत्ता में है, तो सत्ता में जो हमारे गांव में कहावत है कि अपनी गली का कुत्ता भी जो है शेर हो जाता है। सत्ता में बैठने के बाद दिमाग से अपाहिज जो है वो भी विद्वान हो जाते हैं। ये सत्ता का बड़ा खेल है, ये सत्ता का करिश्मा है कि दिमाग से जो पूरी तरह कुंद है, अपाहिज है, कूप मंडूक है, वो भी विद्वान बन जाते हैं। सत्ता में इतनी ताकत है। तो इनको अब लेकिन लग रहा है कि चूंकि बहुमत मिला नहीं 2024 में, जिस तरह से एसआईआर का खेल खेल रहे हैं, जिस तरह से, तो इनको लग रहा है कि जनता के भरोसे अब आगे सत्ता में नहीं आ सकते। आम आदमी इनको वोट नहीं देने वाला। अब 2029 का जो सपना है या 2047 का जो सपना है, इनको समझ में आ गया कि वो सपना हमारा सपना रह जाने वाला है। क्योंकि आम आदमी के भीतर ये चेतना जाग गई है। ये जो संघ है, जो बीजेपी है, ये मनुस्मृति लाना चाहता है, संविधान को खत्म करना चाहता है। ये आम आदमी को समझ में आया और बिहार ने इनको बड़ा झटका दिया। बिहार में जीत भले मिली, लेकिन वो जीत नीतीश कुमार को मिली, ये इनको समझ में आया। बंगाल में भी देखिएगा हारने वाले। और इनको समझ में आ गया है कि आम आदमी के भरोसे जो हिंदू हिंदू का राग था, इतना फैला दिया है, अब इसके आगे नहीं, इससे ज्यादा विस्तार हिंदूवाद को नहीं मिल सकता। राम के नाम पर इससे ज्यादा रण नहीं बटोर सकते हैं, इससे ज्यादा वोट नहीं बटोर सकते। ये इनको समझ में आ गया, इसलिए अब ये आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आर पार की लड़ाई का मतलब होता है कि जाते जाते हम पूरा खत्म कर जाएंगे, आपने जितना बनाया सबको निपटा जाएंगे और हम डाल जाएंगे, बीज डाल देंगे, ताकि इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि देखो इसका नाम ये था, इसका ये बदल दिया। ये प्रोपेगेंडिस्ट जो है, जो प्रोपेगेंडा फैला करके जीते रहे, 100 साल से प्रोपेगेंडा फैलाया, और इनका जो प्रोपेगेंडा का आधार है वो तो हजारों साल पुराना है। सब ईश्वर करता है, सब किस्मत का खेल है, पूर्व जन्म के कर्म है, ये सारा ढोंग है, झूठ है, आम आदमी को बेवकूफ बनाने का माध्यम है। जिस भी धर्म ने यह कहा है कि सब पूर्व जन्म का खेल है, या कहा कि ईश्वर करता है, या कहा कि आपकी किस्मत की बात है, वो पाखंडी है, पाखंड है। इसका रियल समाज से, रियल जीवन से कोई लेना देना नहीं। सारे धर्मों में कहा कि जो है आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा। हज करते हैं तो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो क्या करते हैं, लेकिन जो शक्तिशाली है वो सारे धर्म करते हैं। कोई एप्स्टीन का मामला हो या देश में जो देख रहे हैं कि किस तरह से संपत्तियों पे कब्जा कर रहे हैं, संविधान के सहारे वो सत्ता में आए, गरीब आदमी को रोजगार देने के नाम पर, गरीब आदमी के लिए बेहतर दिन लाने के नाम पर सत्ता में आए, और गरीब आदमी के साथ क्या कर रहा है, उनके घर तोड़ रहे हैं कि इलीगल है, उनके झोपड़े तोड़ रहे हैं, इलीगल है, उनके सारे अधिकार छीन रहे हैं, एक एक करके सारे अधिकार छीन रहे हैं। मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं आपके साथ कि आने के बाद पहला नरेंद्र मोदी ने किसानों का अधिकार छीना था, जब लैंड एक्विजिशन एक्ट, जो आजादी के बाद, आजादी के कितने साल बाद, आजादी मिली हमको 1947 में, वो एक्ट बना 2012-13। इतने लंबे वक्त के बाद किसानों को अधिकार मिला था, लैंड एक्विजिशन एक्ट, भूमि अधिग्रहण कानून। इसके पहले कानून क्या था कि सरकार जिसकी भी चाहे जमीन ले सकती है,
आप कुछ नहीं कर सकते, जबरन ले लेगी, आपको मुआवजा मिलेगा जो सरकार द्वारा तय है, और मुआवजा लेने से पहले आपको कागज दिखाना पड़ेगा। आया मनमोहन सिंह की सरकार में, यूपी की सरकार में आया, ये कानून बना कि किसानों की जमीन कोई नहीं छीन सकता है उसकी मर्जी के खिलाफ, न सरकार न कोई प्राइवेट बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट। 80% किसानों की सहमति जरूरी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आकर के जो पहला काम किया, पहला वार किया, वो इसी पे किया, लैंड एक्विजिशन एक्ट पे, और अध्यादेश ला दिया, और उनकी सारे जो है ये मान्य नहीं होंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट को जमीन नहीं देंगे विकास कार्य के लिए। नाम दिया जाता है विकास कार्य, विकास के लिए जमीन कहां से लाएंगे? और कलेक्टर को अधिकार दे दिया कि कलेक्टर जिसकी चाहे जमीन ले ले, किसानों का कोई अधिकार नहीं। ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। फिर मजदूरों के हक, लेबर लॉ को किस तरह से कमजोर किया, हालांकि मनमोहन सिंह ने भी कमजोर किया। फ्री टू ट्रेड, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो व्यापारी है, उनको फ्री टू ट्रेड की छूट दी कि आपको व्यापार करने के लिए स्वतंत्रता है, जो फैसिलिटी चाहिए सरकार आपको देगी। और इस फैसिलिटी के चक्कर में लेबर लॉ की बैंड बजा दी गई। कर्मचारी जो है वो हड़ताल नहीं कर सकते, कर्मचारी अपनी मांग नहीं रख सकते। कभी भी जब मन करे मालिक उनको हटा देगा। अभी नया जो लॉ बना है उसमें यही हुआ कि कभी भी मालिक उसको हटा दे सकता है। सब कॉन्ट्रैक्ट पे चीजें हो गई। तो लेबर लॉ को खत्म किया, किसानों के जो अधिकार दिए गए उसको खत्म किया, स्टूडेंट्स के अधिकार छीन लिए। हर जगह संघीय स्टूडेंट्स भर गए हैं जो गोबर लीप रहे हैं दीवारों पर। छात्रों का अधिकार था कि उनकी अच्छी पढ़ाई हो, उनको अच्छा जॉब मिले, उनकी जॉब पे डाका डाला, उनकी पढ़ाई को चौपट किया। महिलाओं के अधिकार, महिलाओं को फिर से मनुस्मृति से जोड़ दिया। तुम्हारा भाग्य जो है पति, तुम्हारा भाग्य जो है वो ईश्वर है। स्त्री अपने पैरों पर नहीं चल सकती। कोई पुलिस इंस्पेक्टर जाकर के कहने लगती है कि लड़की कैसे जा रही है तुम किसी के साथ, अपने परिवार को, गार्जियन को लेकर के आना चाहिए था। अरे 18 साल से जो ऊपर हो गया है, संविधान ने उसको अधिकार दिया है कि खुद निर्णय ले, लेकिन इस देश के इंस्पेक्टर से लेकर के मंत्रियों तक को यह पता नहीं कि क्या अधिकार दिया संविधान। और बीजेपी सरकार, जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है, उसका मूल एजेंडा है संविधान को रौंद देना। संविधान ने जो अधिकार दिया उसे खत्म कर दो और आप कृपा पर जियो। ये मनरेगा जो है वही सबसे बड़ा उदाहरण उसका है, जिसमें रोजगार का अधिकार था कि आपको रोजगार मिलेगा, कानून था। लेकिन अब महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना को, एक्ट को हटा करके ये मिशन कर दिया। राम जी को जोड़, जी राम जी, राम जी को इसलिए जोड़ा है कि राम जी के साथ, राम जी को ढाल बना करके हिंदुस्तानी समाज में लड़ा जा सकता है। हिंदू मुसलमान करके सत्ता में आए, हिंदू मुसलमान बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि हिंदू मुसलमान तो चल सकता है एक बार, लेकिन राम के नाम पर जो तमाशा कर रहे हैं, राम को बदनाम किया है। बड़ा पुराना गाना है, देखो ये दीवाने ऐसा काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो। राम का नाम इन्होंने बदनाम किया, क्योंकि इनको राम से कोई लेना देना नहीं, इनको सत्ता से लेना देना है। राम के नाम पर ये तमाशा करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, नफरत फैलाते हैं। अब गांधी तो इनसे हटे नहीं, न सावरकर हटा पाए, न नरेंद्र मोदी हटा पाए, न दीनदयाल हटा पाए। अभी शिवराज सिंह का मैं भाषण देख रहा था संसद, गांधी के बहाने दीनदयाल की तारीफ कर रहे हैं। अरे गांधी और दीनदयाल में कोई फर्क है? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली? हालांकि यह मुझे नहीं बोलना चाहिए था मुहावरा, क्योंकि जाति उसमें बोध हो जाता है, तेली को छोटा समझा जाता है। मेरी मंशा ये नहीं है, वो तो कहावत है इसलिए मैंने बोला। लेकिन आपको तुलना कर रहे हैं, 1 और 100 में अंतर है, इतनी दूरी है गांधी और दीनदयाल उपाध्याय के बीच। लेकिन ये गांधी के बरक्स जो है दीनदयाल उपाध्याय को खड़ा करना चाहते हैं, सावरकर को खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन दुनिया के नक्शे पे गांधी को कैसे हटाओगे? जहां जाओगे वहीं गांधी पाओगे, और गांधी को हटाना इतना आसान नहीं है। और गांधी के नाम पर जितना जहर बोया है संघ ने इस देश में, दुनिया में इतना जहर किसी ने नहीं बोया। ये हिटलर ने जैसे यहूदियों के खिलाफ जहर बोया था, वही ये काम कर रहा है मुसलमानों के खिलाफ, गांधी के खिलाफ। क्योंकि इनको पता है कि जब तक गांधी इस देश में रहेगा, इनकी मनुस्मृति लागू नहीं हो सकती। गांधी जब जुड़ते हैं तो गांधी से होता है वो पंचायती राज व्यवस्था, मिनिमम गवर्नेंस, आम आदमी को अधिकतम अधिकार। इसलिए जो संविधान बना, संविधान में सबसे इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार, नागरिकों का देश बताया गया। भारत माता नहीं है,
भारत नागरिकों का देश है, हम भारत के लोग ही भारत हैं। कोई देवी हमारा देश नहीं है। इस संविधान ने कहा, संविधान ने कहा कि हर आदमी बराबर है, हर नागरिक बराबर है, चाहे वो स्कॉलर हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो मुसहर हो, सब बराबर, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष पुरुष, सब बराबर है। लेकिन इनको बराबरी से परे, इनको बराबरी नहीं चाहिए, इनको चाहिए श्रेष्ठतावाद। मैं दूंगा, तुम हाथ फैलाओ, मैं तुमको दूंगा। हमने 5 किलो अनाज दिए, कहां से लाके दिए? हमने ये किया, कहां से किया? आम आदमी के टैक्स के पैसे पे हवाई जहाज पे चलते हो, ये भूल जाते हो। आप जिस घर में रह रहे हो प्रधानमंत्री जी, वो आम आदमी, उसमें भिखारी भी शामिल है। भिखारी भी कोई सामान खरीदता है भीख मांग करके, तो उससे भी टैक्स लिया जाता है। मुर्दा कोई मर जाता है अस्पताल में, उससे भी टैक्स वसूलते हो। कोई चाय पीता है, टैक्स वसूलते हो, और उस टैक्स के पैसे पे अय्याशी करते हो आप, और आम आदमी का अधिकार लगातार छीन रहे हो। दुर्भाग्य है कि हमारे देश में आम आदमी को अधिकार और कृपा के बीच का अंतर नहीं समझा जाता। अधिकार क्या और कृपा क्या? अधिकार वो है जिसमें संविधान ने हमें दिया कि हर मनुष्य बराबर है। इस संविधान ने हमें अधिकार दिया कि आपको भी वोट देने का अधिकार है, आपको इस तरह से रहने का अधिकार है, आपको भी घर चाहिए, आपको भी रोटी चाहिए, आपको भी रोजगार चाहिए, आपको भी स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार है। लेकिन तमाम धर्मों में क्या है? दान धर्म है, कृपा, ईश्वर की कृपा। ये कृपा शब्द बड़ा घातक है अधिकार के सामने। ये कृपा ने ही सारा गड़बड़ किया। संविधान के साथ जो सबसे नुकसान वाला काम किया, कृपा ने कर दिया है। आपको 1,500 रुपया मिल जाता है, आपको 5,000 मिल जाता है, आपको 10,000 मिल जाता है, धन्य हो जाते हो। लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हो कि जो 10,000 रुपया दे रहा है, आपके हिस्से का 10 लाख हर साल खा रहा है। वो जो हवाई जहाज पे उड़ रहा है, वो आपके हिस्से का है। और गांधी इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। गांधी को किसी कीमत पे न राम हटा सकते हैं, सावरकर और इनकी तो गिनती नहीं कहीं, दीनदयाल उपाध्याय, राम नहीं हटा सकते गांधी को, क्योंकि गांधी ने यह अधिकार दिया। और गांधी ने कहा कि आपके पास जो आपकी आपकी जरूरत से जो ज्यादा है, वो किसी का छीना हुआ है, दूसरे का हक हक है वो। राम ने यह नहीं कहा, राम तो राजा है। लेकिन गांधी ने कहा कि आपके पास जो भी है, आपकी जरूरत से ज्यादा, वो दूसरे का हिस्सा है, दूसरे का हक है। वो दान देने नहीं कहा, वो कहा कि हृदय परिवर्तन आपका होगा, और आप जो है सबके सब आपके भाई बहन है, सबके लिए आपको जो है सबको बराबरी पर लाना है, न्याय सबके लिए होगा। ये सब धता बता रहा है। गांधी को इसलिए हटा रहा है कि इनको न्याय नहीं चाहिए, इसको गरीब आदमी नहीं चाहिए, इसको अधिकार मांगने वाला इंसान नहीं चाहिए, इनको कोई इनके सामने अधिकार न माने। ये दान देंगे, जिसे चींटियों को दान देते हैं, गायों को खिलाते, गायों को बांध लेते हो, उसका दूध से लेकर के उसका गोबर, उसका सब इस्तेमाल करते हो, और 5 रुपए के घास खिला करके चाहते हो कि हम स्वर्ग चले जाएंगे। ये चाहते हैं कि आपका दोहन करें और आपको भीख दे कि ये देखो मेरी वजह से तुम जिंदा हो। मनरेगा को खत्म करने के पीछे इनकी यही मंशा है। और मनरेगा में देख लीजिए आप कि पहले था कि 100% पैसा मनरेगा का केंद्र सरकार से आता। अभी क्या किया इन्होंने? 60% ये देंगे, 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी। और जो एक्ट था, उसको इन्होंने मिशन में बदल दिया। अब जो है ये कहीं भी ये फंड जो है अपनी मर्जी से देंगे, रोजगार अपनी मर्जी से मिलेगा। स्थानीय प्रशासन या स्थानीय व्यवस्था जो है, वो चाहेगा तो आपको रोजगार देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। और देखिएगा आप, ये ऐसी घटनाएं होंगी कि इस इलाके में इनको वोट नहीं मिला, वहां पैसा ही नहीं, मनरेगा का पैसा नहीं आया। आपको याद होगा कि जीएसटी का पैसे के बारे में वही हुआ। केरल सर, सरकार हो या तमिलनाडु सरकार हो या बंगाल सरकार हो, सब लोग सुप्रीम कोर्ट गए, कर्नाटक सरकार भी गई कि हमको जो है जीएसटी का पैसा नहीं दिया जा रहा, हम कैसे चलाएं अपना। प्रधानमंत्री निवास जो योजना है, उसके अंदर गड़बड़ी की, अपने स्टेट में सब पैसा दिया। डबल इंजन जो लाया, डबल इंजन, डबल इंजन यही है कि जो हमारे साथ नहीं खड़ा, जो इनको वोट नहीं देगा, उनको ये नागरिक नहीं समझे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के आम नागरिक जो है, अधिकार और कृपा के बीच का फर्क नहीं समझ पा रहे। इस देश के जो संसाधन है, वो सबका है, उसमें सबका हिस्सा है। कोई अडानी है और कोई जिसके पास अथाह जमीन हो गई है, सरकार 1 रुपए में जमीन दे देती है,
और कोई ऐसा है इतना गरीब है कि उसके पास खड़े होने की जगह अपनी जमीन नहीं है जहाँ वो खड़ा हो सके। बिहार में, दिल्ली में, गुजरात में, कहाँ नहीं, हर जगह घर तोड़े जा रहे हैं। जहाँ 40-40, 50-50 साल से लोग रह रहे थे, उनका घर तोड़ रहा है ये कह करके कि ये इलीगल है, ये सरकारी जमीन पर है। सरकार कौन है? सरकार आई कहाँ से? सरकार है कौन? सरकार हमारा कलेक्टिव पावर है। हम आम आदमियों ने इकाई ने मिल करके सरकार को चुना है कि आप व्यवस्था करिए, लेकिन जो चुना है जिसको हमने व्यवस्था के लिए, वो हमारे ही व्यवस्था को खत्म कर रहा है, हम ही को खत्म कर रहा है। और जो ये जो कांग्रेसी भी नहीं समझा पाते इस बात को। आप याद कीजिए 10 किलो अनाज मिलता था पीडीएस सिस्टम में। पीडीएस सिस्टम किसने शुरू किया? जन वितरण प्रणाली के दुकान जो है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस जो है, वो किसने शुरू किया? वो कांग्रेस ने शुरू किया, जिसमें आपको कम कीमत पे अनाज मिलता था। मनमोहन सिंह के समय भी 2 रुपए किलो चावल, 1 किलो रुपए किलो गेहूं मिलता था। तो अगर 10 किलो अनाज आपको मिलता था तो आपको कितना देना पड़ता था? 10 रुपया, 15 रुपया। तो वो आपके स्वाभिमान के लिए था, वो गरीबों के स्वाभिमान के लिए था कि गरीब पैसा दे रहा है और ले रहा है सामान, तो उसको लगेगा कि मैंने खरीदा है, कोई हमको भीख में नहीं दिया। लेकिन 5 किलो अनाज जो दे रहा है वो भीख दिया जा रहा है, आपके स्वाभिमान को लील लिया जा रहा है, और आपको समझ में नहीं आ रहा। 5 किलो अनाज की क्या हैसियत है? बदले में कितना आपसे चूसा जा रहा है आपका रक्त। किसानों को भीख दे रहे हैं, 6,000 रुपया सालाना दे रहा है। 500 रुपया में क्या होता है किसानों का? कौन खाद की बोरी नहीं आती है 500 रुपया में? किसी को 150 रुपया विधवा पेंशन, किसी को फलाना टेंशन, किसी को फलाना। इन्होंने कुछ शुरू नहीं किया, इन्होंने हर जगह टैक्स लगाए। बैंकों को का हाल देख लीजिए। बैंक जो है आम आदमी का खून चूस रहा है, हर चीज पे पैसा। मिनिमम बैलेंस अगर आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, चेक बुक लेना है इतना पैसा देना पड़ेगा, ये सर्विस है इतना पैसा, ये सर्विस है उतना पैसा। एक दिन हमने प्रोग्राम किया था आपके सामने कि अडानी को किस तरह से नीलाम, जो दूसरी कंपनियां नीलाम की जाती है, कितने कम कीमत में अडानी वसूलते हैं, और बैंकों का किस तरह से घाटा होता है। 50 से 90% का घाटा बैंकों को होता है। वो घाटा किससे वसूलते हैं ये लोग? अडानी से नहीं वसूलते, अंबानी से नहीं वसूलते, हमसे आपसे वसूलते हैं। और हमको आपको लगता है कि राम आ रहे हैं, हमको आपको लगता है कि हमारा धर्म, ये धर्म की खाल ओढ़ करके, धर्म को आपके सामने ला करके आपका खून चूस रहा है, ये आपको समझना होगा। और मनरेगा जो है, अब जो मनरेगा था, जो अभी विकसित भारत जी राम जी बन गया है, वो मिशन है। सरकार जब चाहे बंद कर दे, आपका अधिकार नहीं है। अब सरकार कृपा करेगी कि आपको जॉब देगी। तो अगर इस देश के आम आदमी को यही पसंद है तो हम क्या कह सकते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि संविधान को धीरे धीरे, बल्कि अब तो कहें कि बहुत तेजी से खत्म कर रहे हैं। और जिस तरह से संसद में हमारे देश के जो नायक थे, जिन्होंने लड़ाई लड़ी देश की आजादी के लिए, उन सब के ऊपर जिस तरह से कीचड़ उछाल रहा है। एक वीडियो आपने देखा होगा, नहीं तो मैं कल आपको दिखाऊंगा। वो बता रहे हैं फलाना है तो राम के यहाँ जाइए, फलाना है तो राम गीत गाइए। अजय भट्ट है कोई उत्तराखंड के एमपी, नैनीताल के, उधम सिंह नगर के एमपी अजय भट्ट, वो बोल रहे हैं। और उनके बगल में बैठे हुए सारे जो है भाजपा के जो नेता हैं, वो दांत भी जोड़ रहे हैं। वो चाहे निशिकांत दुबे हो या और भी लोग, प्रहलाद जोशी हो, क्योंकि उनके पास वही काम है। अनुराग ठाकुर है, ये लोग जो है देश के जो स्वतंत्रता का मूल्य था, जो नागरिक बोध था, जो नागरिक मूल्य था, उसका मजाक बनाया। लेकिन मुझे लगता है ये इनका आखिरी दौर चल रहा है, क्योंकि एसआईआर को लेकर के जिस तरह से एसआईआर के माध्यम से, या कि ये चुनाव को कंट्रोल करना चाहते हैं अपने तरीके से, ये बहुत दिन चलेगा नहीं। आम आदमी को ये पता चल रहा है कि आम आदमी को ठगते हैं, वोट लेते हैं कुछ पैसे दे करके, उसके स्वाभिमान का सौदा करते हैं, उसे भिखारी बना रहे हैं, उनको अपनी कृपा पे आश्रित बनाना चाहते हैं। ये आम आदमी को समझ में आने लगा है। और मनरेगा पे जिस तरह से विपक्ष उठ खड़ा हुआ, और मुझे लगता है ये बड़ी लंबी लड़ाई चलनी चाहिए, किसी भी कीमत पर मनरेगा को खत्म नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ये नागरिक अधिकारों की बात है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।